फिजिकल। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। प्लीज कंटिन्यू विद अस सर, हमारे साथ बने रहिएगा सर। मैं इस परिचर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेरे साथ भारत की रूलिंग पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी मौजूद हैं। संजय जी, स्वागत आपका। ईरान भी हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, इजराइल भी हमारा करीबी दोस्त है, आप किसके साथ हैं? देखिए, जब दो मित्रों में झगड़ा हो रहा है तो बात ये होनी चाहिए कि वो झगड़ा समाप्त हो, और युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। दोनों मित्र देश हैं, ईरान भी भारत का मित्र देश है, इजराइल भी मित्र देश है, और दोनों देशों के साथ भारत रणनीतिक रूप से उसके साथ उनके व्यापारिक संबंध हैं। दोनों देश उन्नत हों, इसलिए भारत की हमेशा से कोशिश रही है। ईरान की जो जगह है, ईरान की जो अपनी स्थिति है, वो इस प्रकार की है कि वो जो जल मार्ग से जितना भी व्यापार होता है उसके लिए एक रणनीतिक उसका एडवांटेज ईरान को मिलता है। भारत वहाँ के विकास में साझेदार हो रहा है, और इजराइल के साथ भी भारत के जिस प्रकार के संबंध हैं, उन्नत तकनीक के माध्यम से देश की सिंचाई के में उसकी जो एक्सपर्टीज़ है इजराइल की, वो भारत ले रहा है। वहाँ के जो प्रौद्योगिकी का विकास है उसका भारत लाभ ले रहा है। भारत की सरकार की, भारत की जनता की, क्योंकि ये दोनों देश भारत के मित्र देश हैं, निश्चित रूप से हमारी इच्छा भी है। एग्रेसर कौन है इसमें, ईरान या इजराइल? कर कौन रहा है? ये लोग ज्यादा हैं या वो ज्यादा कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। दोनों देशों ने निश्चित रूप से मर्यादा का उल्लंघन किया है, और ऐसी स्थिति में किसी एक देश को दोषी ठहराना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। अमेरिका का क्या रोल है इसमें? नहीं, अमेरिका का रोल तो इजराइल के साथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि इसके पहले ईरान और इराक में एक युद्ध हुआ था। उस वैसे ही जैसे पाकिस्तान के साथ है अमेरिका। हाँ, आप कह सकते हैं कि रणनीतिक रूप से उन्होंने लाभ लेने की कोशिश की, क्योंकि अमेरिका का एक बेस एयर कैंप पाकिस्तान में है। और उसका यूज वो ईरान के खिलाफ समय समय पर करता रहा। इराक और अमेरिका का जब युद्ध हुआ था तब भी उसी एयरबेस का इस्तेमाल हुआ था। मुझे लगता है कि रणनीतिक फायदे के रूप में वो पाकिस्तान को अभी थोड़ा शेल्टर दे रहा होगा, लेकिन हमारी यही कोशिश है, हमारी यही इच्छा है कि दोनों मित्र देश जो भारत के लिए बहुत ही, आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ट्रंप लंच पे बुलाए। हाँ, वो तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यूज एंड थ्रो जैसी स्थिति है, क्योंकि ये एयरबेस ईरान के सबसे नजदीक है। इसलिए तो आपका ये क्लेम है कि ईरान पर हमले के लिए इजराइल और अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, एक तो अवधारणा इसमें टूटी कि जब पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाया तो उसने कहा कि सारी दुनिया में ये जो परमाणु बम है, ये पाकिस्तान का परमाणु बम नहीं है, ये इस्लामिक परमाणु बम है। कहाँ किसके काम आया? और नहीं, आज ईरान के साथ जो हो रहा है, न सऊदी अरब बोल रहा है, न पाकिस्तान बोल रहा है, न कतर बोल रहा है, कोई तो नहीं बोल रहा है। देखिए, सब सदमे में ये इनकी टर्की बहुत कूद फान कर रहा था, आवाज नहीं निकल रही टर्की की। ये इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स भी है। दरअसल विश्व इस्लामिक संगठन के जो 56 देश सदस्य हैं, इनकी लीडरशिप का भी एक संघर्ष है। ये एक फर्जी संगठन है जो सिर्फ कुछ लोगों के ज़हनी तौर पर के लिए बनाया गया था। इसकी कोई ग्राउंड पर वैल्यू नहीं है। होती तो ईरान मार खा रहा है, कोई तो मदद के लिए आता है। छोटा सा देश पीट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा। मैंने कहा कि जब ये आपस में लड़ रहे हैं, आज गाजा में जो लोग मारे जा रहे हैं, उसके लिए कोई इस्लामिक देश अपनी सीमाओं को खोल रहा है? मुस्लिम उम्मा एक इस्लामिक फ्रॉड है, निश्चित रूप से एक धोखा है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये लगातार सही सिद्ध हो रहा है कि जिस इराक पे जो हुआ, कुवैत पे जो हुआ, सबके साथ तो हुआ। आज कौन है मिडिल ईस्ट में जो खड़े होने के बोलने की हैसियत में? एक इकलौता ईरान था, आज उसके भी घुटने तोड़े जा रहे हैं, और सब लोग तो बैठ के देख रहे हैं तमाशा। कौन बोल रहा है? कौन सा इस्लामिक परमाणु बम है कि वहां आर्मी चीफ बैठ के खाना खा रहा है ट्रंप के साथ? नहीं, वही कहा कि पाकिस्तान जिसकी बात करता था कि परमाणु बम हमने इसलिए बनाया कि इस्लामिक देशों की रक्षा करेगा, इस्लामिक देशों ने उसको उसके लिए पैसा भी दिया। ये सब सत्ता के लालची लोग हैं जो सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने कभी कौम के लिए काम नहीं किया होता तो अभी आज अब्बास साहब बता रहे थे कि कैसे हालात हैं वहाँ पे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आसिम वकार को आमंत्रित कर